सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए सैलरीज चैप्टर के अंडर आप कितना सेक्शन स्टडी करते हो। आपका आंसर क्या होगा? सर 3 बेसिक सेक्शन स्टडी करते हैं। एक होता है सेक्शन नंबर 15, सेकंड होता है सेक्शन नंबर 16, थर्ड होता है सेक्शन नंबर 17। तो ये 3 सेक्शन स्टडी करते हो सैलरी चैप्टर के अंडर। ये 3 मेन बेसिक सेक्शंस है, बट इसके साथ कुछ एडिशनल सपोर्टिव सेक्शंस भी आप स्टडी करते हो। और वो सारा एडिशनल और सपोर्टिव सेक्शंस कौन कौन सा होता है? सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 86, सेक्शन नंबर 89, ये सारा होता है सपोर्टिव सेक्शंस। सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17 को सपोर्ट करता है ये सारा सेक्शंस, मतलब 7, 9, 10, 86, 89 वगैरह। और ये जो 3 मेन बेसिक सेक्शंस है 15, 16 एंड 17। सेक्शन 15 क्या होता है? सेक्शन 15 होता है चार्जिंग सेक्शन सैलरी सेट के लिए। और सेक्शन 16 क्या होता है? सेक्शन 16 होता है डिडक्शंस का सेक्शन। मतलब सबसे पहले आप लोग ग्रॉस सैलरीज को कैलकुलेट करते हो। आप लोगों को एग्जेम्पशन एंड डिडक्शंस के बीच में फर्क पता है, तो सबसे पहले आप लोग ग्रॉस सैलरीज कैलकुलेट करते हो। और ग्रॉस सैलरीज का कैलकुलेशन में ही आप लोग एग्जेम्पशन को टेक केयर कर लिया। फिर आप लोग ग्रॉस सैलरी से डिडक्शन को अवेल करते हो एज पर सेक्शन नंबर 16। तो सेक्शन नंबर 16 होता है डिडक्शंस का सेक्शन। फिर डिडक्शन अवेल करने के बाद जो बचता है, जो डेराइव फिगर होता है, उसको बोलता है नेट सैलरी, मतलब टैक्सेबल सैलरी, जिसके ऊपर टैक्स इंपोज होता है। तो 15 आपको पता है, 16 आपको पता है, और 17 क्या होता है? 17 जो है ये बेसिकली 3 स्पेसिफिक टर्म्स को डिफाइन किया है फॉर द पर्पस ऑफ सैलरीज चैप्टर। कौन सा 3 स्पेसिफिक टर्म्स? सैलरीज व्हाट को डिफाइन किया, परक्विजिट व्हाट को डिफाइन किया, एंड प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी व्हाट को डिफाइन किया। तो 3 टर्म्स डिफाइन हुआ है अंडर सेक्शन 17। सेक्शन 17 का 3 क्लॉजेस है, और 3 क्लॉजेस में 3 टर्म्स डिफाइंड है रेस्पेक्टिवली। एक बार आप लोग सेक्शन 17 में आ जाइए। सेक्शन 17 में आइए। देखिए सेक्शन 17 का हेडिंग देखिए। सेक्शन 17 का हेडिंग क्या बता रहे हैं? सैलरी, परक्विजिट, प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी डिफाइंड। तो सेक्शन 17 में ये जो 3 टर्म्स डिफाइंड है, ये 3 टर्म्स बेसिकली सैलरी चैप्टर के लिए डिफाइन किया गया है। देखिए लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 15 एंड 16। तो 15 एंड 16 के लिए ये 3 टर्म्स को डिफाइन किया गया है। कौन सा 3 टर्म्स? सैलरी, परक्विजिट, प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। सबसे पहला आता है सेक्शन 17 क्लॉज 1। सेक्शन 17 क्लॉज 1 में सैलरी वर्ड को डिफाइन करता है, और ये इंक्लूसिव तरीका से डिफाइन करते हैं। और इंक्लूसिव तरीका से डिफाइन करने का मतलब क्या होता है? ऑल ऑफ यू नो दैट, फिर से बताने का जरूरत नहीं है। सेक्शन 17 में जो क्लॉज 1 सैलरी वर्ड को इंक्लूसिव तरीका से डिफाइन किया है, सेक्शन 17 क्लॉज 1 का अगर सब क्लॉज नंबर 4 में आप आएंगे तो परक्विजिट वर्ड का रेफरेंस मिलेगा, और वो परक्विजिट वर्ड डिफाइंड है सेक्शन 17 क्लॉज 2 में। तो सेक्शन 17 क्लॉज 1 सब क्लॉज 4 में परक्विजिट्स का रेफरेंस है, और प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी का भी रेफरेंस है। और ये परक्विजिट वर्ड डिफाइन है सेक्शन 17 क्लॉज 2 में, एंड प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी वर्ड डिफाइंड है सेक्शन 17 क्लॉज 3 में। तो सेक्शन 17 क्लॉज 2 में आपको जाना पड़ेगा परक्विजिट वर्ड को पता करने के लिए, और सेक्शन 17 क्लॉज 3 में आपको जाना पड़ता है प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी वर्ड को पता करने के लिए। आइए एक बार सेक्शन 17 क्लॉज 2। सेक्शन 17 क्लॉज 2 परक्विजिट। अच्छा, परक्विजिट इंक्लूड्स बोलकर ये जो सारा बात है ना, ये मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया है, ये लॉ मेकर ने प्रोवाइड नहीं किया। लॉ मेकर सीधा सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 बताया था, परक्विजिट इंक्लूड्स बोलकर 8 पॉइंट बताया। सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, हम आपको सब क्लॉज वगैरह दिखा रहे हैं 1 2, फिर आ रहे 3 कहाँ है? आइए, दिस इज 3। क्लियर? कैसे स्टडी मटेरियल को आप रेफर करोगे वो पता चल रहा है। तो सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 3, फिर सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 4। सब क्लॉज 4 कहाँ है? इधर। फिर सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 5, सब क्लॉज 6, सब क्लॉज 7, सब क्लॉज 8। फिर सेक्शन 17 क्लॉज 2 का प्रोवाइसो स्टार्ट होगा। दिस इज द प्रोवाइसो। क्लियर? ये पूरा प्रोवाइसो चल रहा है। क्लियर? तो सेक्शन 17 क्लॉज 2 में बेसिकली 8 सब क्लॉजेस। सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 से सब क्लॉज 8 तक, ये सारा 8 सब क्लॉजेस बेसिकली परक्विजिट क्या होता है वो बता रहे हैं। बस समझ में आ रहा है? अच्छा, परक्विजिट को पहले कॉन्सेप्चुअली देख लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय परक्विजिट, परक्विजिट का मतलब क्या होता है। फिर हम लीगल डेफिनेशन में आएंगे सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 से सब क्लॉज 8 तक। पहले हम लोग परक्विजिट वर्ड को कॉन्सेप्चुअली देख लेंगे। देखो परक्विजिट वर्ड का मतलब क्या होता है।
परक्विजिट वर्ड का मतलब होता है पर्सनल गेन और प्रॉफिट। ध्यान से आप ऑब्जर्व कीजिए कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन को। कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है, इसीलिए इसको रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड करोगे। पर्सनल गेन और प्रॉफिट। गेन और प्रॉफिट का मतलब क्या है? गेन और प्रॉफिट मतलब बेनिफिट को रेफर कर रहे हैं। पर्सनल गेन और प्रॉफिट इंसिडेंटली मेड from employment. In addition to a regular wages और सैलरीज। ध्यान दीजिए, पर्सनल गेन और प्रॉफिट इंसिडेंटली मेड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को पर्सनल बेनिफिट रिसीव हो रहे हैं, कौन प्रोवाइड कर रहा है पर्सनल बेनिफिट? एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है। किसको? एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में अगर एम्प्लॉय को पर्सनल बेनिफिट आ रहे हैं, अगर मान लीजिए इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कोई एक बिजनेस पर्सन कोई पर्सनल बेनिफिट डेराइव किया है, इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कोई एक बिजनेस पर्सन पर्सनल बेनिफिट डेराइव किया है, वो पर्सनल बेनिफिट सैलरी सेट में चार्जेबल नहीं होगा। वो भी परक्विजिट है बट वो चार्जेबल होगा पीजीबीपी हेड में और सेक्शन नंबर 28 क्लॉज 4 के थ्रू। जब आप लोग पीजीबीपी पढ़ोगे तो सेक्शन 28 होगा पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन। अभी भी जाके देख सकते हो सेक्शन 28(4) में आपको परक्विजिट वर्ड मिलेगा। आपको लगेगा परक्विजिट तो सैलरी में आता है, परक्विजिट कैसे पीजीबीपी में आ गया? बिकॉज पर्सनल बेनिफिट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन अगर बिजनेस पर्सन को रिसीव होगा, वो पर्सनल बेनिफिट परक्विजिट है एंड चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। बट अगर कोई एक पर्सन को पर्सनल बेनिफिट रिसीव हो रहा है नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, तो वो पर्सनल बेनिफिट भी परक्विजिट है एंड वो परक्विजिट चार्जेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। जब अदर सोर्सेस स्टडी करेंगे तब हम आपको दिखाएंगे। बात यहाँ क्लियर हो गया? तो पर्सनल बेनिफिट रिसीव होने में 3 जगह में चार्जेबल हो सकता है। सैलरी में भी हो सकता है, पीजीबीपी में भी हो सकता है, अदर सोर्सेस में भी हो सकता है। खास बात क्या है? अगर इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को रिसीव हो रहे तब वो सैलरी हेड में जाएगा। इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन अगर बिजनेस पर्सन को रिसीव हो रहे तब वो पीजीबीपी में जाएगा। और अगर कोई पर्सनल बेनिफिट रिसीव हो रहे कोई पर्सन को नॉट इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नॉट इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, तब वो जाएगा अदर सोर्सेस हेड में। अभी सैलरी सेट में फोकस करो। कोई एक पर्सनल बेनिफिट एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को रिसीव हो रहा है इन एडिशन टू रेगुलर वेजेस और सैलरी। एम्प्लॉय को जो रेगुलर वेजेस मिलता है, वेजेस मतलब सैलरी, आप जानते ही हो सेक्शन 17 क्लॉज 1 आपने स्टडी किया था। सेक्शन 17 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 में वेजेस वर्ड लिखा था, मैंने बताया था वेजेस का मतलब कुछ नहीं, बेसिक सैलरी। तो बेसिकली इन एडिशन टू द रेगुलर वेजेस अगर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से कुछ पर्सनल बेनिफिट रिसीव होता है, वो पर्सनल बेनिफिट परक्विजिट माना जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर होगी? सेकेंड हम आ रहे हैं परक्विजिट का कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, ये जो पर्सनल बेनिफिट रिसीव हो रहा है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉय इसको ड्रॉ कर रहे हैं अपना ऑथोरिटी में, मतलब ओरिजिन ऑफ परक्विजिट शुड बी लीगल। अगर कोई अनऑथोराइज्ड पर्सनल एडवांटेज ड्रॉ कर लिया एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से, दैट्स नॉट परक्विजिट। बात समझ में आ रहा है? वो इनकम तो है बट वो परक्विजिट नहीं है। अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से कोई अनऑथोराइज्ड एडवांटेज ड्रॉ कर लिया, बेनिफिट ड्रॉ कर लिया, जो एम्प्लॉयर ने ऑथोराइज नहीं किया एम्प्लॉय को लेने के लिए, अनऑथोराइज्ड एडवांटेज ड्रॉ कर लिया, मतलब इसका ओरिजिन इलीगल हो गया। तो जिसका ओरिजिन इलीगल है वो परक्विजिट नहीं हो सकता है। परक्विजिट का मतलब ओरिजिन लीगल होगा। क्लियर? तो हम क्या लिख रहे हैं नेक्स्ट?
origin must be legal. याद रखना, अगर मान लीजिए आपने कहीं पे जॉब करते हो और आपका एम्प्लॉयर ने आपको एकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, आपको क्वार्टर दिया, आप उस क्वार्टर में रहते हो, आपने जॉब छोड़ दिया, फिर भी वो क्वार्टर नहीं छोड़ा है, क्वार्टर में आज भी रहते हो, 3 महीना पहले जॉब छोड़ दिया, फिर भी वो पास्ट एम्प्लॉयर का क्वार्टर में ही रहते हो, ये क्या हो गया? ये भी तो पर्सनल बेनिफिट हो गया ना, बट अनऑथराइज्ड हो गया, जॉब छोड़ने के बाद भी रह रहे हो, तो ये तो इलीगल हो गया। तो ओरिजिन मस्ट बी लीगल परक्विजिट बनने के लिए सैलरी सेट में। क्लियर? नेक्स्ट, ओरिजिन मस्ट बी लीगल, तो 2 मैंने बताया। थर्ड, इट मे बी रिसिव्ड एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल बेनिफिट, मे बी रिसिव्ड एज ए वॉलंटरी बेनिफिट, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअली भी प्रोवाइड किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस जो बना है एम्प्लॉयर के साथ, एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रैक्ट रेडी हुआ है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में मेंशन्ड है पर्सनल एडवांटेज, वो भी परक्विजिट मेंशन नहीं है, बट एम्प्लॉयर अपना इच्छा से दे रहा है वॉलंटरली, वो भी परक्विजिट है। तो परक्विजिट मे बी कॉन्ट्रैक्चुअल, मे बी वॉलंटरी। and may be voluntary. बात साफ क्लियर है परक्विजिट के बारे में। परक्विजिट एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, नहीं तो एम्प्लॉय का घर वालों को दिया जा रहा है, मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड। मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है? जरूरी नहीं कि एम्प्लॉय को ही मिल रहा है, एम्प्लॉय का घर वालों को एडुकेशन का बंदोबस्त कर दिया एम्प्लॉयर, तो ये भी परक्विजिट है। तो नॉट नेसेसरीली कि एम्प्लॉय को मिल रहा है, एम्प्लॉय का हाउस होल्ड को मिल रहा है, फिर भी वो परक्विजिट ही है। हाउस होल्ड ऑफ द एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड ऑफ द एम्प्लॉय, हाउस होल्ड ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है पेरेंट्स, whether डिपेंडेंट और नॉट। पेरेंट डिपेंडेंट है ना है उसमें फर्क नहीं पड़ता है, हो सकता है पेरेंट डिपेंडेंट है, हो सकता है डिपेंडेंट नहीं है एम्प्लॉय के ऊपर, whether डिपेंडेंट और नॉट, दोनों केस में परक्विजिट। पेरेंट्स को कुछ सुविधा प्रोवाइड किया जा रहा है, स्पाउस को प्रोवाइड किया जा रहा है, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। यहां पे भी डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट दोनों फैक्टर ही काम करेगा। क्लियर? फिर मान लो चिल्ड्रन को दिया जा रहा है, इसमें भी वेदर डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट वाला फैक्टर आएगा। चिल्ड्रन मतलब सन, डॉटर, ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं। क्लियर? नेक्स्ट 4 नंबर, सर्वेंट एंड अदर डिपेंडेंट्स, सर्वेंट एंड अदर डिपेंडेंट्स, इनको दिया जाने में भी परक्विजिट माना जाएगा एम्प्लॉय के लिए। क्लियर? तो परक्विजिट का एक एस्पेक्ट कवर हो गया। नेक्स्ट एस्पेक्ट, second aspect of the perquisite is perquisite may be in cash or may be in kind। अलाउंसेस के केस में आपने जैसे देखा था कि अलाउंसेस मस्ट बी इन कैश, परक्विजिट के केस में आप देख रहे हो कि परक्विजिट कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। ये हो गया सेकेंड एस्पेक्ट। तो फर्स्ट एंड सेकेंड को मिला के अगर बोलोगे तो क्या होगा?
personal benefit or advantage are received by the employee from the employer in the course of employment in the form of cash or in the form of kind in addition to regular wages or salaries is called perquisite. Perquisite may be actually derived by the employee himself or herself or may be derived by his member of the household. Clear? थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द परक्विजिट. परक्विजिट का थर्ड एस्पेक्ट क्या है? परक्विजिट का थर्ड एस्पेक्ट बता रहे हैं कि परक्विजिट अगर ना मिलते तो एम्प्लॉय का जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है वो पर्सनल एक्सपेंडिचर एनहांस हो जाते. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रहने के लिए एकोमोडेशन प्रोवाइड किया. अभी एम्प्लॉय को अगर वो एकोमोडेशन ना मिलते तो एम्प्लॉय को घर ढूंढ के रेंट पे करके रहना पड़ता, तो एम्प्लॉय का पर्सनल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता. तो ये हो गया थर्ड एस्पेक्ट परक्विजिट का कि परक्विजिट मिलने में एम्प्लॉय का पर्सनल एक्सपेंडिचर थोड़ा रिड्यूस कर जाता है. तो आप आज के बाद परक्विजिट को आइडेंटिफाई करने में ये 3 कंडीशन को अप्लाई करोगे. नंबर 1 कंडीशन, पर्सनल एडवांटेज मतलब प्रॉफिट और गेन एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और रिसीव हो रहा है इन एडिशन टू रेगुलर वेजेस और सैलरी, एंड दैट पर्सनल बेनिफिट मतलब प्रॉफिट और गेन मे बी इन कैश मे बी इन काइंड. एंड थर्ड, वो ना मिलने में एम्प्लॉय का पर्सनल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है, वो मिलने में एम्प्लॉय का पर्सनल एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर जाता है. थर्ड एस्पेक्ट को अगर भाषा में लिखेंगे तो कैसे होगा? रिड्यूस द एक्सपेंडिचर. कौन सा एक्सपेंडिचर बताइए? परक्विजिट में कौन सा एक्सपेंडिचर को लेकर बात चल रही है? पर्सनल की ऑफिशियल? ऑब्वियसली पर्सनल. तो रिड्यूस द एक्सपेंडिचर पर्सनल नेचर. क्लियर? पर्सनल एक्सपेंडिचर which would have normally incurred by the employee if perquisite is not a receipt. क्लियर? नेचर का हिसाब से परक्विजिट का जो नेचर है, नेचर का हिसाब से आप परक्विजिट को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो. कौन सा 3 टाइप्स? According to the nature of perquisite, तो परक्विजिट का नेचर के अनुसार टाइप्स ऑफ परक्विजिट को अगर हम डिवाइड करें तो 3 टाइप का परक्विजिट निकल के आएगा. नंबर 1, फैसिलिटी नेचर का परक्विजिट. होता क्या है हम आपको बताएंगे. फैसिलिटी नेचर का परक्विजिट. दूसरा, ऑब्लिगेशन नेचर का परक्विजिट. तीसरा, रीइंबर्समेंट नेचर का परक्विजिट. रीइंबर्समेंट नेचर का परक्विजिट.
नाउ आपने जो सेक्शन 17 क्लॉज 2, सेक्शन 17 क्लॉज 2 में आपने देखा सब क्लॉज 1 से सब क्लॉज 8 तक, ये सर नो। तो सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 से सब क्लॉज 8 तक जो 8 टाइप्स का परक्विजिट को इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट में शामिल किया गया था, वो 8 टाइप्स का परक्विजिट इधर तो फैसिलिटी नेचर में कैटेगराइज्ड होंगे, नहीं तो ऑब्लिगेशन नेचर में, नहीं तो रिइंबर्समेंट नेचर में। तो 8 टाइप्स का परक्विजिट में कौन सा परक्विजिट फैसिलिटी नेचर का, कौन सा परक्विजिट ऑब्लिगेशन नेचर का, कौन सा परक्विजिट रिइंबर्समेंट नेचर का, वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, एंड रिइंबर्समेंट का मतलब क्या होता है। परक्विजिट मे बी प्रोवाइडेड इन कैश और मे बी प्रोवाइडेड इन काइंड, ये तो आपको पता ही है। जो सारा परक्विजिट काइंड में प्रोवाइड किया जाता है जनरली वो फैसिलिटी नेचर का परक्विजिट होता है। उदाहरण देने में आपको समझ में आएगा। मान लीजिए मेरा कंपनी में कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कराने के लिए लोग चाहिए और मैंने जॉब एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया डिफरेंट न्यूज़पेपर में, डिफरेंट सोशल मीडिया में, और आपने वो जॉब एडवर्टाइजमेंट को पेरूज करते हुए जॉब के लिए अप्लाई किया और आपका कैंडिडेचर मेरा कंपनी का रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हैं। तो मैंने क्या किया, आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया। आप जैसा और भी लोग इंटरव्यू के लिए अपीयर किया है, उनका कैंडिडेचर भी सेटिस्फाई करता है मेरा कंपनी का रिक्वायरमेंट को। तो सब लोग इंटरव्यू में अपीयर किया, आप सबसे अच्छा परफॉर्म किया है तो मैंने आपको सिलेक्ट कर लिया जॉब के लिए और आपके साथ मेरा टर्म्स एंड कंडीशन तैयार हो गया, आपको कितना सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद मैंने आपसे पूछ लिया कि आप कहाँ रहते हो, आपने एक दूर का गांव का नाम बताया और मैंने देखा आने और जाने में आपको 3-6 घंटा टाइम डिवोट होता है। आप जो दूर का गांव में रहते हो वहाँ से ऑफिस आने में एंड ऑफिस से वो गांव जाने में 3-6 घंटा टाइम लगता है। तो मैंने आपको ऑफर किया कि एक काम करो, आप इतना टाइम अगर आने जाने में डिवोट करोगे तो कैसे अब ऑफिस में परफॉर्म करोगे। एक काम करो, ऑफिस का गेस्ट हाउस पड़ा हुआ है, आप गेस्ट हाउस में रह सकते हो। तो मैंने आपको क्या किया, एकोमोडेशन ऑफर किया। अभी ये एकोमोडेशन रेंट फ्री एकोमोडेशन भी हो सकता है और कॉन्सेशनल एकोमोडेशन भी हो सकता है। मतलब अगर कंप्लीटली फ्री में आपको प्रोवाइड किया गया तो रेंट फ्री एकोमोडेशन है, बट अगर आपसे थोड़ा बहुत पैसा चार्ज कर रहे हैं एज ए रेंट तब हो जाएगा कॉन्सेशनल एकोमोडेशन। कैसे आपसे चार्ज करेंगे, आपका सैलरी से थोड़ा बहुत पैसा काट लेंगे रेंट का नाम पे। तो ये हो गया कॉन्सेशनल एकोमोडेशन। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन भी हो सकता है, कॉन्सेशनल एकोमोडेशन भी हो सकता है। जो भी है एकोमोडेशन तो काइंड में प्रोवाइड किया जा रहा है, या एकोमोडेशन प्रोवाइड करने को आप बताओगे फैसिलिटी टाइप का परक्विजिट। और एक उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए मेरा कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व है और आप मेरा कंपनी का एक एम्प्लॉय हो। आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग में मैंने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड किया है। फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चार्ज भी कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है, कॉन्सेशनल भी हो सकता है। जो भी है मैंने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड किया आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड किया ये कैश में प्रोवाइड किया कि काइंड में प्रोवाइड किया, ऑब्वियसली काइंड में प्रोवाइड किया। तो ये हो गया फैसिलिटी नेचर का परक्विजिट। सेम उदाहरण को थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए आपने आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑब्टेन किया कोई इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन कंपनी से। क्लियर, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑब्टेन किया आपने। अब बताइए आपने कनेक्शन ऑब्टेन किया इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन कंपनी से, तो वो जनरेशन एंड ट्रांसमिशन कंपनी किसके नाम पे बिल भेजेगा, आपके नाम पे। मान लीजिए वो बिल का पेमेंट हम डायरेक्टली करते हैं, आप मेरा कंपनी में काम करते हो, मेरा कंपनी में काम करते हो और कोई इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन कंपनी आपके नाम पे बिल भेजते हैं और वो बिल का पेमेंट एज ए एम्प्लॉयर आई एम पेइंग। क्लियर, तो ये कौन सा टाइप का परक्विजिट हो गया, आपका ऑब्लिगेशन मैंने पूरा कर रहा है। ऑब्लिगेशन किसका था, बिल किसके नाम पे आया है, बिल आपके नाम पे आया है, आपका ऑब्लिगेशन था पे करना, बट एज ए एम्प्लॉयर आई एम पेइंग दैट बिल। तो क्या हो गया, ये ऑब्लिगेशन नेचर का परक्विजिट हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि आपके नाम पे बिल आया और आपने बिल पे कर दिया, बाद में वो बिल का मनी रिसिप्ट लेकर अब मेरा पास आया, आई एम योर एम्प्लॉयर, और मैंने क्या किया, आपको उतना पैसा रीइंबर्स कर दिया। तो ये क्या हो गया, रीइंबर्समेंट नेचर का परक्विजिट। तो परक्विजिट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा नेचर का परक्विजिट है, फैसिलिटी नेचर का कि ऑब्लिगेशन नेचर का कि रीइंबर्समेंट नेचर का। और रीइंबर्समेंट नेचर का परक्विजिट और अलाउंस में थिन लाइन डिफरेंस है। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि रीइंबर्समेंट नेचर का परक्विजिट एंड अलाउंस दोनों में कोई फर्क है ही नहीं, अलाउंस भी कैश में मिलता है और रीइंबर्समेंट नेचर का परक्विजिट भी कैश में मिलता है, फर्क है, थिन लाइन डिफरेंस।
डिफरेंस कौन सा पॉइंट में जनरेट हो रहा है बता रहे हैं। मान लीजिए एज ए एम्प्लॉयर आई एम गिविंग यू और प्रोवाइडिंग यू इलेक्ट्रिसिटी अलावेंस ऑफ ₹1000। अलावेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? अलावेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि फिक्स्ड मॉनिटरी अमाउंट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय टू मीट ए पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट एंड दैट रिक्वायरमेंट मे बी ऑफिशियल मे बी पर्सनल। बताइए अगर बिजली के लिए हम आपको पर मंथ 1000 रुपया पे कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी अलावेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। अलावेंसेस का जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने सेटिस्फाई किया है। फिक्स्ड मॉनिटरी अमाउंट 1000 रुपीज हम आपको पे कर रहे हैं बिजली का रिक्वायरमेंट के लिए, और बिजली का रिक्वायरमेंट पर्सनल है। क्लियर? फिक्स्ड मॉनिटरी अमाउंट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय टू मीट ए पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट एंड दैट रिक्वायरमेंट मे बी पर्सनल मे बी ऑफिशियल। तो सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो हम आपके लिए आपको बिजली के लिए जो 1000 रुपीज पर मंथ पे कर रहे हैं ये इलेक्ट्रिसिटी अलावेंस है। इलेक्ट्रिसिटी अलावेंस आपको जो मिल रहा है आपका एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मिल रहा है। रिक्वायरमेंट जनरेट होने के पहले ही हम आपको पैसा दे रहे हैं। हो सकता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000 रुपये आ रहे हैं, हो सकता है 1000 से कम आ रहे हैं, हो सकता है 1000 से ज़्यादा आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे मेरा पेमेंट, हम तो आपको 1000 रुपीज़ पर मंथ पेमेंट कर रहे हैं। हो सकता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 10 रुपये आया है, केवल मीटर का रेंट आ रहा है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर यूज़ कर रहे हो उसका रेंट आ रहा है क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया ही नहीं, तो 10 रुपये केवल बिल आया, फिर भी हमने आपको 1000 पे किया। तो आपका रिक्वायरमेंट जनरेट होने के पहले ही हम आपको पे कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट कितना जनरेट हो रहा है दैट इज इमेटेरियल, फिक्स्ड अमाउंट आपको पे कर रहे हैं, ये अलावेंस में होता है। बट परक्विजिट में क्या है? परक्विजिट में कैश तब मिलता है जब आपने पेमेंट किया, तब पेमेंट करने के पहले नहीं मिलता है। आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन किया, इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑब्टेन किया और आपके नाम पे बिल आ रहा है, आपने वो बिल पेमेंट कर दिया, फिर मानी रिसिप्ट लेकर मेरे पास आते हो और हम आपको पैसा पे करते हैं। इस टाइम में क्या हो रहा है? इस टाइम में आपका रिक्वायरमेंट पूरा होने के बाद ही पैसा दिया जा रहा है। रिक्वायरमेंट जनरेट होने के पहले पैसा नहीं दिया जा रहा है, रिक्वायरमेंट पूरा होने के बाद ही पैसा दिया जा रहा है। मतलब देखने में तो हम आपको पैसा दे रहे हैं बट एक्चुअली में पैसा नहीं दे रहा है। इनडायरेक्टली देखोगे तो हम आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मेरे से इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले रहे हो, कोई इंडिपेंडेंट कंपनी से ले रहे हो, बट कंपनी को पेमेंट किया तब जाके उतना ही पैसा हम आपको रिइंबर्स कर रहे हैं। मतलब रिक्वायरमेंट पूरा होने के बाद ही हम आपको पैसा दे रहे हैं और उतना ही पैसा दे रहे हैं जितना पैसा आपने रिक्वायरमेंट के लिए एक्सपेंडिचर इनकर किया, उससे ज़्यादा कम नहीं दे रहे। बात समझ में आ रहा है? तो रिइंबर्समेंट एंड अलाउंस में फ़र्क है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ अभी हम आएंगे सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 से सब क्लॉज 8 और आपको दिखाएंगे कि वो जो 8 परक्विजिट को इंक्लूसिव डेफिनेशन में शामिल किया गया है वो 8 परक्विजिट का नेचर क्या क्या है। आइए दिखा रहे हैं हम आपको। ध्यान देना है, जब परक्विजिट ऑब्लिगेशन नहीं तो रिइंबर्समेंट नेचर का होता है तब अमाउंट इन्वॉल्व रहता है और अमाउंट इन्वॉल्व रहने में वही अमाउंट हम लोग ग्रॉस सैलरी का कैलकुलेशन में कंसीडर करते हैं। बट जब परक्विजिट फैसिलिटी नेचर का होता है उसमें तो अमाउंट इन्वॉल्व नहीं रहता है, वो तो काइंड में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो क्वांटिफिकेशन जरूरी होता है और क्वांटिफिकेशन पर्पस के लिए वैल्यूएशन करना जरूरी होता है। तो अभी आपको दिखाएंगे सेक्शन 17 क्लॉज 2 में जहां जहां वैल्यू वर्ड लिखा हुआ है वो सारा परक्विजिट काइंड नेचर का है और इसी पर्पस में क्वांटिफिकेशन के लिए वैल्यूएशन जरूरी है, इसलिए ही वैल्यू वर्ड लिखा हुआ है। आइए दिखाता है। सेक्शन 17 क्लॉज 2 आपको दिखाई दिया। सेक्शन 17 क्लॉज 2 में जो 8 परक्विजिट को शामिल किया गया इंक्लूसिव डेफिनेशन में, उसमें देखिए पहला परक्विजिट में वैल्यू वर्ड है। इसका मतलब ये काइंड में प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब ये फैसिलिटी नेचर का परक्विजिट है, इसीलिए वैल्यूएशन करना जरूरी है, इसलिए वैल्यू वर्ड प्रोवाइड किया गया है। फिर सेकंड में भी देखिए वैल्यू वर्ड है, फिर थर्ड में भी आपको वैल्यू वर्ड मिलेगा। देखिए थर्ड में भी वैल्यू वर्ड है, मतलब 1 2 3 ये तीनों काइंड में प्रोवाइड किया जा रहा है, फैसिलिटी नेचर का परक्विजिट है। 4 नंबर में देखिए वैल्यू वर्ड नहीं है, इसका मतलब ये कैश में प्रोवाइड किया जा रहा है, इधर तो ऑब्लिगेशन नहीं तो रीइंबर्समेंट, वो हम देखेंगे। 5 नंबर में देखिए वैल्यू वर्ड नहीं है, मतलब ये भी फैसिलिटी नेचर का परक्विजिट नहीं है, तो इधर तो ऑब्लिगेशन नहीं तो रीइंबर्समेंट नेचर का परक्विजिट होगा, कैश में प्रोवाइड किया जा रहा है। 6 नंबर में देखिए वैल्यू वर्ड है, मतलब फैसिलिटी नेचर का परक्विजिट है, काइंड में प्रोवाइड किया जा रहा है। 6 हो गया। फिर 7 में आइए वैल्यू वर्ड नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये ऑब्लिगेशन नहीं तो रीइंबर्समेंट नेचर का परक्विजिट है, इसको काइंड में प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, इसको कैश में प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर 8 नंबर में देखिए वैल्यू वर्ड है,
मतलब इसको काइंड में प्रोवाइड किया जा रहा है, ये फैसिलिटी नेचर का परक्विजिट है, इसीलिए क्वांटिफिकेशन जरूरी है और क्वांटिफिकेशन पर्पस के लिए वैल्यूएशन जरूरी है। बात समझ में आ गया? तो आइए एक एक करके हम लोग सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 से सब क्लॉज 8 को देखेंगे, टाइम लेकर देखेंगे, फिर हम लोग मोटर कड में आएंगे। सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 1। सब क्लॉज 1 क्या बता रहे हैं? The value of rent-free accommodation provided to the SSC by his employer. Rent-free accommodation provided by the employer to the SSC. SSC का मतलब क्या है? हम लोग सैलरी चैप्टर रीड कर रहे हैं। सैलरी चैप्टर रीड कर रहे हैं किसका पर्सपेक्टिव से? पूरा इनकम टैक्स हम लोग स्टडी करता है वो एसएससी का व्यू पॉइंट से, जिसके हाथ में इनकम जनरेट होता है। तो सैलरी चैप्टर में सैलरी किसके लिए इनकम है? एम्प्लॉयर के लिए कि एम्प्लॉय के लिए? ऑब्वियसली एम्प्लॉय के लिए। तो सैलरी चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे हैं एम्प्लॉय का व्यू पॉइंट से, क्योंकि एम्प्लॉय हमारे लिए एसएससी है। एम्प्लॉय का इनकम हम लोग एसेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे एसएससी का मतलब कौन हो गया? एम्प्लॉय हो गया। क्लियर? तो रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय एंड दिस इज ए परक्विजिट। Rent free accommodation provided by the employer to the employee is a perquisite as per section 17 clause 2 sub clause 1. But this type of perquisite is provided in terms of kind. ये तो कैश में प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो मतलब काइंड में आ रहा है। तो काइंड में अगर आ रहे तो काइंड में अगर कोई चीज मिले उसका क्वांटिफिकेशन करना जरूरी है, नहीं तो हम लोग ग्रॉस सैलरी का कैलकुलेशन में उसको शामिल कैसे करेंगे? हम लोग तो अमाउंट को शामिल करेंगे, और अमाउंट तो पता ही नहीं, मुझे तो एकोमोडेशन मिला है, रहने के लिए एकोमोडेशन मिला है, बट एकोमोडेशन का वैल्यू क्या है? तो क्वांटिफिकेशन जरूरी है, और क्वांटिफिकेशन के लिए प्रोसीड्यूरल लॉ हेल्प करता है, मतलब रूल हेल्प करेगा। तो कौन सा रूल? रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 सब रूल 1 हेल्प करेगा हम लोगों को टू क्वांटिफाई दी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। बात समझ में आया? इसलिए देखिए ब्रैकेट में मैंने लिखा है फॉर वैल्यूएशन रेफर वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट रूल 3 सब रूल 1। तो रूल 3 सब रूल 1 में अगर हम लोग स्टडी करेंगे, रूल 3 सब रूल 1 को अगर रेफर करेंगे तो वहां पे मिलेगा रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यूएशन कौन सा तरीका से किया जाता है। बात यहां तक समझ में आ गया? तो रूल नंबर 3 सब रूल 1 ये डिटरमाइन करने के लिए मदद नहीं कर रहा है कि कौन सा आइटम परक्विजिट है, कौन सा आइटम परक्विजिट नहीं है। सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 बता रहे कि रेंट फ्री एकोमोडेशन इज ए परक्विजिट, बट हाउ टू क्वांटिफाई दैट रेंट फ्री एकोमोडेशन, इसके लिए रूल मदद कर रहे हैं, रूल 3 सब रूल 1। बात समझ में आ गया? अच्छा, रूल 3 सब रूल 1 कहां दिया हुआ है? हम आपको दिखा रहे हैं स्टडी मटेरियल को कैसे आपको रेफर करना है। देखिए परक्विजिट चल रहा है, परक्विजिट खत्म, एक्चुअल में परक्विजिट खत्म हो रहा है इधर, फिर प्रॉफिट्स एंड लियो सैलरी स्टार्ट हो रहा है, फिर देखिए अलाउंसेस स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर? अलाउंसेस का डेप्थ स्टडी स्टार्ट हो रहा है इधर, अलाउंसेस का डेप्थ स्टडी जहां खत्म हुआ इधर खत्म हो गया अलाउंसेस। फिर देखिए वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट के लिए रूल स्टार्ट हो रहे हैं। दिस इज रूल 3, रूल 3 का दिस इज सब रूल 1। क्लियर? ऐसे करके सब रूल 10 तक दिया गया है, हम आपको दिखा रहे हैं। दिस इज रूल 3 सब रूल 2, फिर रूल 3 सब रूल 3 मिलेगा आपको, दिस वन। कुछ स्टूडेंट को दिक्कत आता है स्टडी मटेरियल्स में ढूंढने में कि कहाँ दिया हुआ है ये रूल वगैरह, इसलिए दिखा रहे हैं। क्लियर? रूल 4, फिर रूल 5 मिला, फिर देखिए रूल 6, रूल 7, ऐसे करके रूल 10 तक दिया गया है। रूल 9, रूल 10। बात समझ में आया? रूल खत्म हो गया इधर, रूल 3 खत्म हो गया, फिर रूल 3 ये स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? तो रूल बेसिकली
हाउ टू वैल्यू ए परक्विजिट ये बात बताएगा, बट which item is considered as perquisite and which item is not considered as perquisite इसके लिए रूल मदद नहीं करेगा, इसके लिए एक्ट। क्लियर। सेक्शन 17 क्लॉज 2 में वो 8 आइटम आप लोग को बता रहे कि ये सारा परक्विजिट है। अभी वो परक्विजिट का वैल्यूएशन करना जरूरी है जहां जहां परक्विजिट को काइंड में प्रोवाइड किया गया, और उसके लिए आपको रूल में आना पड़ेगा। आइए फिर से सेक्शन 17 क्लॉज 2 में आ जाइए। सेक्शन 17 क्लॉज 2, सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 हो गया। सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 2 क्या बता रहे? सब क्लॉज 2 बता रहे द वैल्यू ऑफ एनी कंसेशन इन द मैटर ऑफ रेंट और रेस्पेक्टिंग एनी अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द एसएससी बाय हिज एम्प्लॉयर। मतलब क्या है? बेसिकली सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 बता रहे थे रेंट फ्री एकोमोडेशन, सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 2 बता रहे कॉन्सेशनल एकोमोडेशन, मतलब एम्प्लॉय को फ्री में एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया गया, थोड़ा बहुत एम्प्लॉय से पैसा चार्ज किया जा रहा है, मतलब एम्प्लॉय का सैलरी से थोड़ा बहुत पैसा काटा जाएगा। कॉन्सेशनल एकोमोडेशन, कॉन्सेशनल एकोमोडेशन भी तो काइंड में ही प्रोवाइड किया गया है। तो दिस टाइप ऑफ परक्विजिट इज टू बी वैल्यूड एंड वैल्यूएशन के लिए फिर से आपको जाना पड़ेगा रूल में, और इस बार भी रूल 3 सब रूल 1। तो रूल 3 सब रूल 1 में रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यूएशन का तरीका भी बताया गया है एंड कंसेशनल एकोमोडेशन का वैल्यूएशन का तरीका भी बताया गया है। क्लियर। रूल 3 सब रूल 1 में ही आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन एंड कंसेशनल एकोमोडेशन दोनों एकोमोडेशन का वैल्यूएशन का तरीका मिलेगा। अभी हम लोग कहाँ पे एक्ट स्टडी कर रहे हैं कि रूल स्टडी कर रहे हैं? अभी तो हम लोग प्रेजेंटली एक्ट स्टडी कर रहे हैं। सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्टडी कर रहे थे, और सब क्लॉज 2 से पता चला कॉन्सेशनल एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इज अ परक्विजिट। और सब क्लॉज 2 के अंडर अगर देखोगे तो 4 एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन जिसके अंडर है। अभी एक्सप्लेनेशन किसके अंडर है? सब क्लॉज 2 के अंडर है। तो सब क्लॉज 2 को क्लैरिफाई कर रहा है एक्सप्लेनेशन, 4 एक्सप्लेनेशन सब क्लॉज 2 को क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये सारा एक्सप्लेनेशन हम लोग टेक केयर कर लेंगे जब हम लोग रूल 3 सब रूल 1 स्टडी करेंगे। क्लियर। मतलब हाउ टू वैल्यू दी रेंट फ्री एकोमोडेशन एंड कंसेशनल एकोमोडेशन, ये पॉइंट स्टडी करने के टाइम में रूल 3 सब रूल 1 के साथ ये सारा एक्सप्लेनेशन स्टडी कर लेंगे। तो देखिए 4 एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया गया है सब क्लॉज 2 के अंडर। कौन से 4 एक्सप्लेनेशन? दिस इज एक्सप्लेनेशन नंबर 1 जो काफी बड़ा है, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 काफी बड़ा है। फिर देखोगे एक्सप्लेनेशन 2, दिस इज एक्सप्लेनेशन 2 एक पैराग्राफ फॉर्म में है। फिर एक्सप्लेनेशन 3 एंड एंड में एक्सप्लेनेशन 4 मिलेगा। क्लियर। और एक्सप्लेनेशन 4 के साथ साथ सब क्लॉज 2 एंड हो गया। फिर सब क्लॉज 3, सब क्लॉज 3 क्या बता रहे? सब क्लॉज 3 बता रहे द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और एमिनिटी ग्रांटेड और प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कौन सा सारा बेनिफिट और कौन सा सारा एमिनिटी को लेकर बात हो रहा है? बेनिफिट और एमिनिटी का मतलब सुविधा, कौन सा सारा सुविधा को लेकर बात हो रहा है वो हम आगे जाके देखेंगे। बट ये जो केसेस है, केसेस का मतलब क्या है सुनिए। टैक्सेबिलिटी का व्यू पॉइंट से परक्विजिट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। आप बताओगे सर फिर से परक्विजिट का सब डिविजन है? यस, बट इस बार टैक्सेबिलिटी का व्यू पॉइंट से परक्विजिट का सब डिविजन किया जा रहा है, और टैक्सेबिलिटी का व्यू पॉइंट से परक्विजिट को 3 टाइप्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। बट उसके भी पहले टैक्सेबिलिटी का व्यू पॉइंट से परक्विजिट को सब डिविजन करने के लिए एम्प्लॉयज को हम लोग कैटेगराइज करेंगे। एम्प्लॉयज को 2 टाइप में कैटेगराइज किया जाएगा, एक तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज और दूसरा अदर देन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। ये जो आप सब लोग ए, बी एंड सी देख रहे हो, ए, बी और सी में जो सारा एम्प्लॉयज फॉल करेगा, इधर तो ए में, नहीं तो बी में, नहीं तो सी में, कोई भी एक, क्योंकि लिखा हुआ है एनी, तो एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस में जो भी एम्प्लॉयज फॉल करेगा वो सब एम्प्लॉयज को हम लोग बोलेंगे स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, और ए, बी, सी में जो लोग फॉल नहीं करेंगे उनको बोलेंगे अदर देन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज का कैटेगराइजेशन क्लियर हो गया। अभी सुनिए टैक्सेबिलिटी का व्यू पॉइंट से हम लोग परक्विजिट को कैसे सब डिवाइड कर रहे हैं। एक तो टैक्स फ्री परक्विजिट फॉर ऑल एम्प्लॉयज, स्पेसिफाइड एज वेल एज अदर देन स्पेसिफाइड, सबके लिए टैक्स फ्री परक्विजिट। तो कुछ परक्विजिट होगा जो टैक्स फ्री परक्विजिट है, मतलब वो सारा परक्विजिट को एम्प्लॉयज का टैक्सेबल सैलरी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, चाहे वो एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, चाहे वो एम्प्लॉय अदर देन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, कोई भी एम्प्लॉयज का टैक्सेबल सैलरी में वो परक्विजिट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसको बोलते हैं टैक्स फ्री परक्विजिट फॉर ऑल एम्प्लॉयज। दूसरा कैटेगरी
टैक्सेबल परक्विजिट बट ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, मतलब स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को सारा परक्विजिट मिलने में स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज का टैक्सेबल सैलरी का कैलकुलेशन में उसको शामिल किया जाएगा। बट अगर नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा, अदर देन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा, तो उनका टैक्सेबल सैलरी में वो सारा परक्विजिट को शामिल नहीं किया जाएगा। और तीसरा होता है टैक्सेबल परक्विजिट फॉर ऑल एम्प्लॉयज। बात समझ में आ गया? देखिए ऊपर में आता है एकदम सेक्शन 17 क्लॉज 2 जहां स्टार्ट हो रहे थे उधर आ जाइए। सेक्शन 17 क्लॉज 2 जहां स्टार्ट हो रहे थे उधर आ जाइए। देखिए टैक्स फ्री परक्विजिट मतलब टैक्स फ्री परक्विजिट फॉर ऑल एम्प्लॉयज। परक्विजिट टैक्सेबल अंडर स्पेसिफाइड केसेस, मतलब केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए कौन सा सारा परक्विजिट टैक्सेबल होता है। एंड टैक्सेबल परक्विजिट मतलब टैक्सेबल परक्विजिट फॉर ऑल एम्प्लॉयज, स्पेसिफाइड एज वेल एज नॉन स्पेसिफाइड। तो इधर आप लिख सकते हो फॉर ऑल एम्प्लॉयज। फॉर ऑल एम्प्लॉयज। बात क्लियर हो गया? अभी स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज का मतलब क्या है? वो ए, बी और सी में फॉल करना होगा। ए में क्या बता रहे हैं, आइए दिखा रहे हैं। ए में क्या लिखा हुआ है? ए में लिखा हुआ है बाय ए कंपनी टू एन एम्प्लॉय हु इज द डायरेक्टर देयर ऑफ। आप लोग कंपनी से एक्ट स्टडी करते हो और आपको ये मैटर का नॉलेज ऑलरेडी है कि डायरेक्टर हमेशा कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होता है। डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डायरेक्टर के साथ अगर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का रिलेशनशिप है तभी वो डायरेक्टर एम्प्लॉय है, नहीं तो नहीं है। मानो कि एक उदाहरण ले रहे हैं, मिस्टर एक्स नाम का एक इंडिविजुअल है। मिस्टर एक्स इज एन इंडिविजुअल और मिस्टर एक्स एबीसी लिमिटेड नाम का कंपनी का डायरेक्टर है। मिस्टर एक्स एबीसी लिमिटेड नाम का कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंटेड है एंड मिस्टर एक्स के साथ एबीसी लिमिटेड नाम का कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मिस्टर एक्स इज अ डायरेक्टर कम एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड। हमेशा ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, बट यहाँ पे ऐसा रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। तो मिस्टर एक्स डायरेक्टर कम एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड। मिस्टर एक्स ने फिर और एक जगह में भी काम करते हैं और वो कंपनी का नाम है डीईएफ लिमिटेड। पार्ट टाइम रोल में काम करता है। एबीसी में भी पार्ट टाइम रोल में काम करता है, डीईएफ में भी पार्ट टाइम रोल में काम करते हैं। दोनों जगह में एक साथ काम करना पॉसिबल है, पार्ट टाइम बेसिस पे काम करते हैं। तो मिस्टर एक्स दो जगह में एम्प्लॉय है, बट मिस्टर एक्स विल बी कैटेगराइज्ड एज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ओनली इन एबीसी लिमिटेड, नॉट इन डीईएफ लिमिटेड। ये बात याद रखना पड़ेगा। जहां वो डायरेक्टर कम एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं उस कंपनी में उसको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा, दूसरे कंपनी का सैलरी कैलकुलेशन में उसको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा अगर वो पार्ट टाइम बेसिस में एक से ज्यादा जगह में काम कर रहा है। तो डायरेक्टर का मतलब वो नॉमिनी डायरेक्टर भी हो सकता है और फुल फ्लेश डायरेक्टर भी हो सकता है। नॉमिनी डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको पता है? कंपनी एक्ट में नॉमिनी डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं तो वर्कर बोर्ड में अपना नॉमिनी को अपॉइंट किया है तो नॉमिनी डायरेक्टर के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर डायरेक्टर मतलब कोई भी डायरेक्टर नॉमिनी डायरेक्टर भी हो सकता है। दूसरा, अगर एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में एक दिन भी वो डायरेक्टर कम एम्प्लॉय के रूप में काम किया तो जो पर्टिकुलर कंपनी में वो डायरेक्टर कम एम्प्लॉय के रूप में काम किया उस कंपनी के लिए वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन जाएगा पूरा प्रीवियस ईयर के लिए, भले ही वो एक दिन के लिए काम किया था। बस समझ में? एक दिन भी अगर डायरेक्टर कम एम्प्लॉय का रोल प्ले किया था तो पूरा प्रीवियस ईयर के लिए वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन जाएगा उस पर्टिकुलर कंपनी का, जिस पर्टिकुलर कंपनी में वो डायरेक्टर कम एम्प्लॉय के रूप में अपना रोल को प्ले किया था। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट बी में क्या दिया गया? बी बता रहे हैं बाय ए कंपनी टू एन एम्प्लॉय बीइंग ए पर्सन हु हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? अगर कोई एक पर्सन कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में बेनिफिशियली 20% उससे ज्यादा का वोटिंग पावर होल्ड करता है तो उस पर्सन के पास उस ऑर्गेनाइजेशन का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ये माना जाएगा। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब हो गया बेनिफिशियली 20% और उससे ज्यादा का वोटिंग पावर होल्ड करना। एटलीस्ट 20%, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम होने में नहीं चलेगा। बेनिफिशियली अगर 20% उससे ज्यादा का वोटिंग पावर कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक पर्सन होल्ड कर रहा है तो पर्सन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है, ये माना जाएगा। अगर कोई एक एम्प्लॉय अपना एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन का 20% उससे ज्यादा का वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है बेनिफिशियली तो माना जाएगा उस एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है एंड वो बन जाएगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वो एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बढ़िया क्लियर है? आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? सर बेनिफिशियली होल्ड कर रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? देखो राइट जो होता है ना, राइट दो टाइप का हो सकता है, एक होता है लीगल राइट, दूसरा होता है बेनिफिशियल राइट। ये कंपनीज एक्ट का कंसेप्ट है। इसके बारे में
अब मैंने डिटेल में एनालाइज किया है, जब रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर स्टडी किया है, तो रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर स्टडी करने के टाइम में आपको डिटेल में पता चलेगा कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्या होता है और लीगल इंटरेस्ट क्या होता है। बेनिफिशियल राइट, लीगल राइट होता क्या है, बात क्लियर है। अब उसमें ध्यान मत लगाइए, जो बता रहे हो सुनिए। अगर कोई एम्प्लॉय अपना एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन में बेनिफिशियली 20% उससे ज्यादा का वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है, तो एम्प्लॉय बन जाएगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय फॉर दैट एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन। बात क्लियर हो गया, परक्विजिट पर्पस के लिए। नाउ सी में क्या बता रहे हैं, सी बता रहे बाय एनी एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय टू whom the provisions of paragraph A and B of this subclause do not apply। मतलब जो सारा एम्प्लॉय के ऊपर पैराग्राफ ए एंड पैराग्राफ बी अप्लाई नहीं कर रहा है, वो एम्प्लॉय के लिए सी पैराग्राफ अगर अप्लाई कर जाए तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन जाएगा। क्लियर। तो सी पैराग्राफ बात कर रहे हैं जो एम्प्लॉय के ऊपर ए एंड बी पैराग्राफ अप्लाई नहीं किया है उनको लेकर। बाय एनी एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय टू whom the provisions of paragraph A and B of this subclause do not apply and whose income under the head salaries whether due from or paid or allowed by any one or more employers। अगर कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय चाहे एक एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, चाहे एक से ज्यादा एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मतलब एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, अगर वो सारा एम्प्लॉयर से मिला के उनको जो सैलरी रिसीव हो रहे उसका क्वांटम 50,000 क्रॉस किया, कोई एक एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में जितना भी एम्प्लॉयर के पास वो काम किया है सब एम्प्लॉयर से मिला के उनका सैलरी अगर 50,000 क्रॉस किया है, तो ये एम्प्लॉय वो सारा एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन गया। बात समझ में आया। बट ये 50,000 का कैलकुलेशन में नॉन मॉनिटरी परक्विजिट को हम लोग शामिल नहीं करेंगे। कहाँ लिखा हुआ है, देखिए लिखा है एक्सक्लूसिव ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल बेनिफिट्स और एमिनिटीज नॉट प्रोवाइडेड फॉर बाय वे ऑफ मॉनिटरी पेमेंट। जो सारा पेमेंट मॉनिटरी टर्म्स में नहीं मिला था, काइंड के फॉर्म में मिला था, मतलब बेनिफिट और एमिनिटी के फॉर्म में मिला था, सुविधा के फॉर्म में मिला था, पैसे के फॉर्म में नहीं मिला था, वो सबको हम लोग शामिल नहीं करेंगे 50,000 का कैलकुलेशन में। तो अगर कोई एक एम्प्लॉय को अपना एम्प्लॉयर से 50,000 से ज़्यादा सैलरी मिला है, कोई एक एम्प्लॉय को अपना एम्प्लॉयर से 50,000 से ज़्यादा का सैलरी मिला एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, और वो 50,000 का कैलकुलेशन में हमने नॉन मॉनिटरी परक्विजिट को शामिल नहीं किया, तो एम्प्लॉय वो एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बन गया, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन गया। और ये 50,000 का कैलकुलेशन जब कर रहे हैं तब हम लोग जितना भी एम्प्लॉयर के पास वो काम किया एक पर्टिकुलर प्रीवियस में, सब एम्प्लॉयर को जोड़ के 50,000 का फिगर देखेंगे। बात यहाँ क्लियर होगी। तो ए बी और सी तीनों में, तीनों का कोई एक में, अगर ए बी और सी ये तीनों का कोई एक कैटेगरी में अगर कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय फॉल कर गया, वो एम्प्लॉय बन जाएगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और उस स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए ये सारा बेनिफिट और एमिनिटी, कौन सा सारा बेनिफिट और एमिनिटी सर, बेनिफिट और एमिनिटी कौन सा सारा वो तो बताया नहीं आपने। सुनिए, बेनिफिट और एमिनिटी पता करने के लिए आपको जाना पड़ेगा और रूल 3 सब रूल 2 से सब रूल 6 में, देखिए लिखा हुआ है रूल 3 सब रूल 2 से सब रूल 6 में अगर जाएंगे तो बेनिफिट और एमिनिटी का नाम आपको मिलेगा। और यहाँ पे क्या नाम लिखा गया है हम आपको बता रहे हैं, MD गेट। क्या बता रहे हैं, MD गेट, MD गेट लिखा हुआ है। रूल 3 सब रूल 2 से सब रूल 6 में MD गेट लिखा हुआ है। आइए रूल 3 सब रूल 2 को एक बार देख लेते हैं, MD गेट में क्या लिखा हुआ है। रूल तो आप जानती हो, रूल तो मैंने आपको दिखाया है। आइए वही रूल में आइए, कौन सा पेज नंबर बताइए, रूल 3 सब रूल 2 अलाउंसेस के बाद, राइट। अलाउंसेस जहाँ खत्म हो रहे हैं वहाँ रूल 3 स्टार्ट हो रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट। रूल 3 सब रूल 2 में सीधा आइए, रूल 3 सब रूल 2 से सब रूल 6। देखिए रूल 3 सब रूल 2 में क्या लिखा गया, सब रूल 2 में मोटर कार, सब रूल 2 मोटर कार के बारे में है। MD गेट का मतलब, M का मतलब मोटर कार, क्लियर। मोटर कार वर्ड आपको मिला रूल 3 सब रूल 2। रूल 3 सब रूल 3 में आइए, D मिलेगा, D का मतलब डोमेस्टिक सर्वेंट को लेकर बात हो रहा है, क्लियर। D का मतलब डोमेस्टिक सर्वेंट। आइए देखिए, मोटर कार खत्म होने के बाद रूल 3 सब रूल 3, सब रूल 3 में आपको मिलेगा, देखिए सर्विसेज ऑफ स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट, इनको मैंने नाम दिया, इन सबको मिला के डोमेस्टिक सर्वेंट। तो डी का मतलब हो गया डोमेस्टिक सर्वेंट, क्लियर। MD गेट, MD हो गया। अभी गेट G देखेंगे, रूल 3 सब रूल 4। देखिए रूल 3 सब रूल 4 में क्या लिखा हुआ है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी और वाटर, तो इनको मैंने नाम दिया G। तो रूल 3 सब रूल 4 हो गया। रूल 3 सब रूल 5 में आइए, E मिलेगा। E का मतलब क्या है, E का मतलब है एडुकेशनल फैसिलिटीज। तो
ई मिल गया आपको। फिर रूल 3 सब रूल 6 में आइए। रूल 3 सब रूल 2 से सब रूल 6 तक। 6 में क्या लिखा गया है? 6 में लिखा गया है टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब होता है दिस वन, ट्रांसफर फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट मिला आपको वर्ड, ट्रांसपोर्ट। क्लियर? तो एमडी गेट, तो एमडी गेट वाला चीज अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को मिलेगा तभी जाके वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा। अगर आदतन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को एमडी गेट वाला चीज मिल रहा है तो एमडी गेट वाला चीज आदतन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा ही नहीं। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। एमडी गेट वाला चीज केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा, क्योंकि सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 3 बता रहे थे कि फॉलोइंग केसेस में बेनिफिट और एमिनिटी टैक्सेबल होगा। अब फॉलोइंग केसेस मतलब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिट और एमिनिटी मतलब एमडी गेट वाला चीज टैक्सेबल है। अदर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए एमडी गेट वाला चीज टैक्सेबल नहीं है। क्लियर है? अभी हम लोग देखेंगे सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 4। आ जाइए सेक्शन 17 क्लॉज 2 में। सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 4 को देखेंगे। सब क्लॉज 3 का फंड आपको क्लियर हो गया। क्यों बता रहे हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए केवल टैक्सेबल होगा? इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि वहां पे स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबिलिटी का प्रोविजन डाला गया है। चलो दिखा देते हैं आपको एक बार फिर से। देखिए सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 3। सब क्लॉज 3 क्या बता रहे थे? बता रहे थे वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और एमिनिटी, और बेनिफिट और एमिनिटी का मतलब मैंने क्या बताया? एमडी गेट ग्रांटेड और प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशन रेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। और फॉलोइंग केसेस का मतलब स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, तो केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए एमडी गेट वाला चीज जो बेनिफिट और एमिनिटी के रूप में उसको मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा। अदर देन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए एमडी गेट वाला चीज जो फैसिलिटी के रूप में आ रहा है वो टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 4 देखेंगे। सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 4 में आ जाइए। सब क्लॉज 4 क्या बता रहे हैं? सब क्लॉज 4 बता रहे हैं एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर इन अ रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन which but for such payment would have been payable by the SSC मतलब by the employee. What is happening here? Employee is liable to make a particular payment and that payment is actually made by the employer. I repeat, employee is liable to make a particular payment मतलब employee का obligation था कोई एक particular payment के respect में, but that payment is actually made by the employer. तो employer ने जितना पैसा पे किया उतना पैसा एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल परक्विजिट है। कौन से एम्प्लॉय के लिए? स्पेसिफाइड की नॉन स्पेसिफाइड? कौन से एम्प्लॉय के लिए? हर एक एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 4 में स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड का कैटेगराइजेशन है ही नहीं। इनफैक्ट पूरा सेक्शन 17 क्लॉज 2 में जो 8 क्लॉजेस है केवल एक ही क्लॉज में एम्प्लॉयज का कैटेगराइजेशन है, वो है सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 3। मतलब चाहे आप सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 पढ़ो, चाहे 2 पढ़ो, चाहे 4 पढ़ो, चाहे 5 पढ़ो, 6 पढ़ो, 7 पढ़ो, 8 पढ़ो, कहीं पे भी आपको एम्प्लॉयज का कैटेगराइजेशन नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयज का कैटेगराइजेशन केवल सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 3 में एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आया क्या बता रहे? अच्छा, मान लीजिए एम्प्लॉय लायबल था 1000 रुपया पे करने के लिए, बट एम्प्लॉयर ने पूरा 1000 रुपया तो पे नहीं किया, 700 रुपया पे किया, तो वो 700 रुपया एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल परक्विजिट है। हर एक एम्प्लॉय के लिए, चाहे वो स्पेसिफाइड चाहे वो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, ऑल एम्प्लॉयज के लिए ये टैक्सेबल परक्विजिट बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? सर प्रैक्टिकल उदाहरण दीजिए। हाँ, प्रैक्टिकल उदाहरण लेकर आ रहे हैं। एमडी गेट वाला उदाहरण लेते हैं। आप बताओगे सर एमडी गेट वाला उदाहरण तो सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 3 में फिट करता है, सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 4 में कैसे वो चीज सेम चीज फिट करेगा? सुनिए, एमडी गेट वाला चीज दोनों जगह में फिट कर सकता है, बट बेसिस अलग अलग होगा। कैसे बता रहे? अगर एमडी गेट वाला चीज, एमडी गेट मतलब मोटर कार, डोमेस्टिक सर्वेंट, ये सारा था मैंने बताया। एमडी गेट वाला चीज अगर फैसिलिटी के रूप में मतलब काइंड के रूप में प्रोवाइड किया जा रहा है बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, तो वो टैक्सेबल परक्विजिट बनता है एज पर सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 3 के लिए एंड इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ओनली। तो एमडी गेट वाला चीज अगर फैसिलिटी के रूप में आ रहा है, काइंड के रूप में आ रहा है एम्प्लॉय के पास, वो टैक्सेबल परक्विजिट बनेगा इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ओनली
एज पर सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 3। एंड सिंस वो फैसिलिटी के रूप में आ रहे, काइंड के रूप में आ रहे, उसको ग्रॉस सैलरी में कैसे हम लोग शामिल करेंगे? ग्रॉस सैलरी में शामिल करने का मतलब अमाउंट पता होना चाहिए, क्वांटिफिकेशन जरूरी है। इसीलिए सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 3 रेफर करते हैं रूल को, रूल 3 सब रूल 2 से रूल 3 सब रूल 6 को। बात समझ में आ गया? एमडी गेड वाला चीज का सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 3 का रेफरेंस आपको समझ में आया। अभी सब क्लॉज 4 का रेफरेंस दे रहे, एक उदाहरण ले रहे डोमेस्टिक सर्वेंट का, डी फॉर डोमेस्टिक सर्वेंट। मान लीजिए यू आर माई एम्प्लॉय और आपको सुबह 10 बजे ऑफिस आना होता है, बट आप क्या करते हो? लेट आते हो, हर डेली लेट आते हो। मान लीजिए अब हर डेली लेट आते हो, 11 साढ़े 11 बजे आते हो। मैंने आपसे एक दिन पूछ लिया कि इतना लेट क्यों करते हो? 10 बजे आना होता है, अब 11 बजे साढ़े 11 बजे क्यों आते हो? आप मुझे बताया कि आपके घर में कोई है ही नहीं काम करने के लिए, आप अकेला सारा काम करते हो, इसलिए आपको लेट हो जाता है। मैंने बताया ऐसे तो नहीं चल सकता ना, एक काम करो, एक डोमेस्टिक सर्वेंट आपके घर में भेज रहे, सारा काम वो करेगा, आप टाइमली ऑफिस आ जाना। तो यहाँ पर डोमेस्टिक सर्वेंट का अपॉइंटमेंट कौन किया है? अपॉइंटमेंट तो एम्प्लॉयर ने दिलाया है, एम्प्लॉयर अपॉइंट किया डोमेस्टिक सर्वेंट को, बट वो डोमेस्टिक सर्वेंट एंगेज्ड है एम्प्लॉय के घर में काम करने के लिए। तो एम्प्लॉय को क्या मिला? एम्प्लॉय को डोमेस्टिक सर्वेंट नाम का एक फैसिलिटी मिला। तो ये परक्विजिट है एम्प्लॉय के लिए। सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 3 इसको बता रहे हैं परक्विजिट, बट ये परक्विजिट केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। मतलब अगर आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो तो आपके लिए ये परक्विजिट टैक्सेबल परक्विजिट बनेगा, अगर आप नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो तो ये टैक्सेबल परक्विजिट बनेगा ही नहीं। बात समझ में आ गया? अभी डोमेस्टिक सर्वेंट को थोड़ा बहुत उदाहरण को चेंज करते हैं। मान लीजिए आपने खुद ही डोमेस्टिक सर्वेंट का अपॉइंटमेंट किया है। बताइए डोमेस्टिक सर्वेंट का अपॉइंटमेंट आपने जब किया है तो आपके साथ उनका टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट तो डिसाइड हुआ है, आपने तो उनको बताया कितना पैसा आप उसको पे करोगे, तो पैसा आपको पता है, क्लियर, पैसा आपको पता है कितना पैसा आप उसको पे करोगे। बट एक्चुअल में होता क्या ना, जिस दिन उसका सैलरी ड्यू होता है आप पे नहीं करते हो, आप उनको भेज देते हो मेरे पास, आई एम योर एम्प्लॉयर, आप मेरे पास भेज देते हो और हम उसका पेमेंट करते हैं। मतलब यू वेयर लायबल टू मेक द पेमेंट, बट वो पेमेंट कौन किया है? मैंने किया है एज एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे आपका ऑब्लिगेशन मैंने मेट किया है, तो जितना पैसा मैंने डोमेस्टिक सर्वेंट को पे किया है वो आपके लिए क्या बन जाएगा? वो आपके लिए परक्विजिट बन जाएगा। बट यहाँ पे वैल्यूएशन का जरूरत नहीं, क्योंकि आपको खुद को पता है कि डोमेस्टिक सर्वेंट को हम कितना पैसा पे करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक सर्वेंट का अपॉइंटमेंट आपने किया था। बस समझ में आया? तो ये ऑब्लिगेशन नेचर का परक्विजिट हो गया। ये ऑब्लिगेशन नेचर का परक्विजिट फॉल करेगा सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 4 में, और हर एक एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल परक्विजिट है, चाहे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय चाहे नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। बात क्लियर? नाउ डोमेस्टिक सर्वेंट के उदाहरण को फिर से और एक बार घुमाता है। मान लीजिए डोमेस्टिक सर्वेंट को आपने ही अपॉइंट किया, आपने ही अपॉइंट किया और वो आपके घर में काम करता है और महीना के एंड में आप उसको सैलरी पे करते हो, बट उनसे लिखा लेते हो कितना पैसा वो रिसीव किया है, वो आपके लिए बन जाता है मनी रिसिप्ट, और वही मनी रिसिप्ट लेकर आप मेरे पास आते हो, आई एम योर एम्प्लॉयर, और आके दिखाते हो कि डोमेस्टिक सर्वेंट इतना पैसा आप डोमेस्टिक सर्वेंट को पे किया है, उतना पैसा मेरे से रीइंबर्समेंट ले लेते हो, हम आपको रीइंबर्स करते हैं उतना पैसा जितना पैसा आपने डोमेस्टिक सर्वेंट को पे किया है। तो ये क्या हो गया? ये भी परक्विजिट हो गया, ये रीइंबर्समेंट नेचर का परक्विजिट हो गया। बस समझ में आ गया? ये भी फॉल करेगा सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 4 में, और यहाँ पे आपको तो खुद को ही पता है आप कितना पे किया था और आपको कितना मिला है। बस समझ में आया? यहाँ वैल्यूएशन का जरूरत ही नहीं है। तो वैल्यूएशन का जरूरत केवल उस जगह में होता है जहाँ फैसिलिटी के रूप में काइंड के रूप में आ रहा है एमडी गेट। एमडी गेट अगर फैसिलिटी और काइंड के रूप में नहीं आ रहा है, एमडी गेट अगर आ रहा है ऑब्लिगेशन नहीं तो रीइंबर्समेंट के रूप में, कोई वैल्यूएशन का जरूरत नहीं, इसलिए वैल्यू वर्ड आपको नहीं मिलेगा सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 4 में, वैल्यू वर्ड आपको मिलेगा सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 3 में। बात यहाँ क्लियर हो रहा है ना? आई होप इट इज क्लियर टू यू। देखिए एक वर्ड आपको ध्यान देना है, पेड वर्ड। पेड का मतलब है कैश बेसिस पे यहाँ पे कंप्यूट किया जाएगा, एक्चुअल बेसिस पे नहीं। मान लीजिए आपने डोमेस्टिक सर्वेंट को अपॉइंट किया, डोमेस्टिक सर्वेंट का अपॉइंटमेंट आपने दिलाया और उसके साथ आपका टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में डिसाइड हुआ है आप उनको 2000 रुपये पर मंथ पे करोगे, क्लियर। बाद में आपके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आपका जो लायबिलिटी है डोमेस्टिक सर्वेंट को पे करना पूरा साल में 24,000 और 25,000 आई विल पे एज ए एम्प्लॉयर, क्लियर। तो डोमेस्टिक सर्वेंट मेरे पास आता है पैसा लेने के लिए, और मैंने स्टार्टिंग में उनके साथ बात कर लिया, उनके साथ मेरा क्या अरेंजमेंट हो गया कि वो 2021 प्रीवियस ईयर में आपके पास काम करेगा, बट पैसा हम उसको पे करेंगे 21-22 में। 21-22 में क्या करेंगे? 21-22 का एडवांस पैसा पे कर देंगे और 2021 का आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कर देंगे। बात समझ में आ गया क्या बता रहे? तो बताइए 2021 प्रीवियस ईयर में पूरा एक साल वो आपके पास काम कर रहे हैं, आपको बेनिफिट रिसीव हो रहे हैं, आपको तो बेनिफिट रिसीव हो रहे हैं, वो आपके पास काम कर रहे हैं, बट उसका पेमेंट मुझे करना था एज ए एम्प्लॉयर, बट मैंने किया नहीं 2021 प्रीवियस ईयर में। मैंने उनके साथ अरेंजमेंट किया है 21-22 प्रीवियस ईयर में उसको दोनों पैसा एक साथ दे देंगे, 2021 का पैसा एंड 21-22 का पैसा। तो यहाँ पे आपके लिए परक्विजिट कब बनेगा? वो अमाउंट जब एक्चुअल में हम पे करेंगे।
बेनिफिट आपको रिसीव हो गया, आपको लगेगा सर बेनिफिट तो रिसीव हो गया, परक्विजिट होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे परक्विजिट बनता है पेड बेसिस पे, कैश बेसिस पे, क्योंकि पेड वर्ड लिखा हुआ है। इसलिए जब एक्चुअल में एम्प्लॉयर पे करेगा, एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन मेट करेगा, उस टाइम में वो परक्विजिट बनेगा। तो 2021 का सैलरी कैलकुलेशन में वो डोमेस्टिक सर्वेंट से आपको जो बेनिफिट हो रहे हैं वो बेनिफिट परक्विजिट में शामिल नहीं किया जाएगा। 21-22 में उसको शामिल किया जाएगा जब एम्प्लॉयर एक्चुअल में पेमेंट करेगा। बात यहाँ क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट हम लोग सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 5 को देखेंगे। सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 5 में आइए। सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 5 क्या बता रहे हैं? एनी सम पेएबल बाय द एम्प्लॉयर, यहाँ पे क्या है? पेएबल वर्ड लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे कैश बेसिस नहीं है, यहाँ पे एक्रूअल बेसिस। एम्प्लॉयर ने वादा किया पेमेंट करेंगे, बस ये परक्विजिट बन जाएगा। जिस साल के लिए वादा किया उस साल के लिए परक्विजिट बन जाएगा। एक्चुअल में पेमेंट किया है कि नहीं किया है वो देखा नहीं जाएगा। तो सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 4 एंड सब क्लॉज 5 का डिफरेंस समझ में आ रहा है? सब क्लॉज 4 में लिखा था पेड एंड सब क्लॉज 5 में लिखा हुआ है पेएबल। बता रहे एनी सम पेएबल बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के थ्रू कोई एक पर्टिकुलर सम पेएबल है। कौन सा सम? देखो लिखा हुआ है टू अफेक्ट एन एश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ द एसएसी और टू अफेक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट फंड एंड एन्युइटी। मतलब एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम अमाउंट एम्प्लॉयर के थ्रू पेएबल है। एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट एम्प्लॉयर के थ्रू पेएबल है, चाहे एम्प्लॉयर के थ्रू डायरेक्टली पेएबल है, चाहे एम्प्लॉयर उसको कुछ फंड के थ्रू पे करते हैं। डायरेक्टली पे कर देते लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, नहीं तो कोई फंड के थ्रू पे करते हैं। बात समझ में आया? कोई फंड बना हुआ है, उस फंड के थ्रू लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा पे किया जा रहा है। किसका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम? एम्प्लॉय का लाइफ के ऊपर जो इंश्योरेंस किया गया है उसका प्रीमियम अमाउंट। कौन सा फंड के थ्रू पे किया जा रहा है? कोई भी फंड हो सकता है, बट अदर देन ऑल दिस फंड, ये जो ब्रैकेट मैंने लगाया है, इन सब फंड के थ्रू पे नहीं होना चाहिए। तो एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट एम्प्लॉयर के थ्रू पेएबल है, चाहे डायरेक्टली पेएबल है, चाहे कोई फंड बना के फंड के थ्रू पे किया जा रहा है, वो एम्प्लॉय के लिए परक्विजिट है। चाहे एक्चुअल में एम्प्लॉयर ने पे किया डायरेक्टली और थ्रू फंड, चाहे हो सकता है पेमेंट करने का जिम्मेदारी था बट पे नहीं किया, बट वादा किया है पेमेंट करेंगे, तो वादा किया है मतलब एम्प्लॉय के लिए वो परक्विजिट है। बस समझ में आया? एक्चुअल पेमेंट यहाँ पे नहीं देखेंगे, एक्रूअल बेसिस पे देखेंगे। क्लियर हो रहा है? कैश बेसिस नहीं देखेंगे। तो एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट ध्यान देना, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट होने में नहीं चलेगा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट होने में नहीं चलेगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट एम्प्लॉय का लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस लिया गया है और उस इंश्योरेंस का प्रीमियम अमाउंट एम्प्लॉयर के थ्रू पेएबल हो रहा है। क्लियर? मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस करवाया है। बात समझ में आ रहा है? तो लाइफ इंश्योरेंस किसका है? एम्प्लॉय का लाइफ के ऊपर है, तो प्रीमियम जो है प्रीमियम एम्प्लॉयर के थ्रू पेएबल है, चाहे एम्प्लॉयर के थ्रू डायरेक्टली पेएबल है, चाहे एम्प्लॉयर कोई फंड बना के फंड के थ्रू सारा एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट पे कर रहे हैं। तो पेएबल बेसिस पे इसको हम लोग टैक्सेबल परक्विजिट मान लेंगे ऑल एम्प्लॉयज के लिए। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट देखो, हैंड रिटेन चार्ट में मैंने सुंदर करके बनाया है, इसको आप स्टडी करोगे। कितना पैसा इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जा रहा है वो तो एम्प्लॉय को पता है, इसलिए यहाँ पे वैल्यूएशन का जरूरत नहीं। नेक्स्ट सब क्लॉज 6 क्या बता रहा? द वैल्यू ऑफ, फिर वैल्यू ऑफ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फैसिलिटी के रूप में प्रोवाइड किया जा रहा है, काइंड के रूप में प्रोवाइड किया जा रहा है। द वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉटेड और ट्रांसफर्ड, दो वर्ड पे ध्यान देना है, एक अलॉटेड वर्ड, दूसरा ट्रांसफर्ड वर्ड। तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी नहीं तो स्वेट इक्विटी शेयर्स एम्प्लॉय के नाम पे अलॉट किया गया, नहीं तो एम्प्लॉय के नाम पे ट्रांसफर किया गया। अलॉट और ट्रांसफर दोनों अलग चीज होता है। अलॉट का मतलब आप अनएप्रोप्रिएटेड कैपिटल से अगर अप्रोप्रिएट किया जाता है उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आपने देखा है, अपने अकाउंट्स में भी देखा है, कंपनी लॉ में भी देखा है, प्रेफरेंस शेयर का अलॉटमेंट में भी देखा है। तो जो भी है शेयर का जब अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट का मतलब होता है अनएप्रोप्रिएटेड कैपिटल से अगर अप्रोप्रिएट करना होगा किसी के नाम पे शेयर्स, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। और ट्रांसफर का मतलब होता है वो पहले ही किसी को अलॉट किया गया था और वो बंदा से ट्रांसफर करके दूसरे बंदा को भेजे जा रहे हैं। क्लियर? वहाँ पे अनएप्रोप्रिएटेड कैपिटल से अप्रोप्रिएट नहीं किया जा रहा है, वहाँ पे पहले ही कैपिटल अप्रोप्रिएट हो गया था किसी के नाम पे, उन्होंने अपना राइट छोड़ रहे हैं, वो बेच रहे हैं अपना शेयर्स, हो सकता है राइट छोड़ रहे हैं, बेच रहे हैं, कुछ भी उनके नाम से दूसरे किसी के नाम पे जा रहे हैं, तब वो ट्रांसफर होता है। तो लिखा है द वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉटेड और ट्रांसफर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द एम्प्लॉयर और फॉर एन एम्प्लॉयर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशन और लेट टू द एसएससी। मतलब एसएससी के नाम पे स्वेट इक्विटी शेयर्स नहीं तो कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, एसएससी के नाम पे स्वेट इक्विटी शेयर्स नहीं तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अलॉट किया जा रहा है, नहीं तो ट्रांसफर किया जा रहा है। एसएससी मतलब एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अलॉट कर रहे हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स नहीं तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी,
इधर तो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट और नहीं तो कंसेशनल रेट पे, मतलब 1000 रुपीज़ एक शेयर का वैल्यू है, बट 2 रुपये में अलॉट किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। तो जब स्वेट इक्विटीज या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं तो कंसेशनल रेट पे अलॉट करता है नहीं तो ट्रांसफर करता है, वो एम्प्लॉय के लिए क्या बनता है, परक्विजिट बनता है। बट उसका वैल्यूएशन जरूरी है ना, कितना पैसा का शेयर उनको मिला है। उन्होंने तो हो सकता है कुछ भी पे नहीं किया, हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा पे किया, बट एक्चुअल में कितना वैल्यू का उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मिला वो पता होना जरूरी है। इसी पर्पज़ के लिए वैल्यूएशन जरूरी है, मतलब यहाँ पे वैल्यू वर्ड इसी पर्पज़ के लिए प्रेजेंट किया गया है। और ये वैल्यू करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, रूल में जाएंगे। कौन सा रूल, रूल 3 सब रूल 8 एंड रूल 3 सब रूल 9, ये दोनों रूल स्टडी करेंगे तो वैल्यूएशन का तरीका पता चल जाएगा। ये हो गया सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 6। नाउ नेक्स्ट सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 7। सब क्लॉज 7 क्या बता रहे हैं, द अमाउंट ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड। अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में पैसा डाला जा रहा है, कौन डाल रहा है, एम्प्लॉयर डाल रहे हैं, क्लियर। टू दी एक्सटेंट इट एक्सेट्स 1,50,000 रुपीज, 1.5 लाख के ज़्यादा पैसा एम्प्लॉय के लिए परक्विजिट बनेगा। अगर एम्प्लॉयर ने सुपर एनुएशन फंड में डाला एम्प्लॉय के लिए 2.5 लाख रुपया, तो 1.5 लाख के ऊपर कितना डाला, 1 लाख डाला, तो 1 लाख एम्प्लॉय के लिए परक्विजिट बनेगा। मतलब 1.5 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट डाला गया है, 1.5 लाख तक डालने में परक्विजिट नहीं है, 1.5 लाख से ऊपर डालने में परक्विजिट है। कितना परक्विजिट है, वो एक्सेस अमाउंट परक्विजिट है, 1.5 लाख से ऊपर वाला अमाउंट परक्विजिट है एम्प्लॉय के लिए। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए सुपर एनुएशन फंड में पैसा डाल रहे, 1.5 लाख तक पैसा डालने में एम्प्लॉय के लिए परक्विजिट नहीं है, 1.5 लाख से ऊपर डालने में एम्प्लॉय के लिए परक्विजिट है। 8 क्या बता रहे हैं, 8 बता रहे हैं, 8 में भी वैल्यू वर्ड लिखा हुआ है। तो वैल्यू वर्ड कहाँ कहाँ आपको मिला है, सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 में मिला, सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 2 में मिला। 1 में क्या था, रेंट फ्री एकोमोडेशन, 2 में क्या था, कंसेशनल एकोमोडेशन। सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 3 में भी था, उसमें क्या था, एमडी गेट, क्लियर। सब क्लॉज 4 में नहीं था, सब क्लॉज 5 में भी नहीं था, सब क्लॉज 6 में आया था, उसमें स्वेट इक्विटीज और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अलॉट और ट्रांसफर किया गया था एम्प्लॉय के नाम पे, वहाँ पे भी वैल्यू वर्ड था। फिर 7 में नहीं था, 8 में फिर से वैल्यू वर्ड है। तो जहाँ जहाँ वैल्यू वर्ड है इसका मतलब फैसिलिटी के रूप में ये सारा चीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है, काइंड में प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू वर्ड लिखा गया। तो लिखा हो गया है द वैल्यू ऑफ एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट और एमिनिटी। तो यहाँ पे एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट और एमिनिटी, और ये कौन सा फ्रिंज बेनिफिट और एमिनिटी को लेकर बात हो रहा है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा रूल 3 सब रूल 7 क्लॉज 1 से, रूल 3 सब रूल 7 क्लॉज 1 से रूल 3 सब रूल 7 क्लॉज 9 तक, 1 से 9 ये 9 परक्विजिट आपको मिलेगा रूल में जाने में, और वहाँ पे वैल्यूएशन का तरीका भी मिलेगा। परक्विजिट का नाम भी लिखा हुआ है, वैल्यूएशन का तरीका भी लिखा हुआ है, क्लियर। एक बार आप आएंगे, रूल 3 सब रूल 7 क्लॉज 1 से क्लॉज 9 तक दिखा रहे हैं। एक्चुअल में हमने मोटर का वैल्यूएशन पढ़ने के लिए यहाँ आए थे, बट अभी पूरा परक्विजिट को देख रहे हैं लास्ट 1 घंटा से। तो मोटर का आज नहीं होगा, मोटर का नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्लियर। आज परक्विजिट को ओवरऑल एक बार हमने देख लिया है, हाँ, जितना बार देखेंगे उतना अच्छा है, इसलिए और एक बार देख लिया। मोटर का वैल्यूएशन मेरा ऑब्जेक्टिव था, बट मैंने परक्विजिट को देख लिया। आइए रूल 3 में आइए, रूल 3 अलावेंस खत्म होने में मिलेगा। रूल 3 सब रूल 7 में आ जाइए, रूल 3 सब रूल 7, उसमें 9 क्लॉजेस। देखिए रूल 3 सब रूल 7, इसमें रेफर कर रहे हैं किसको, सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 8 को, और सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 8 की स्टडी अभी कर रहे थे, वहाँ से ही तो यहाँ आया है, क्लियर। क्यों आया, समझ में आया। नेक्स्ट देखो 1, अब इसको याद कैसे करोगे, सुनो हम बता रहे हैं। रूल 3 सब रूल 7 क्लॉज 1 से क्लॉज 9 तक आप ऐसे ही याद करोगे, आपको पता है शायद। आई पहले लिख लेते, 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो क्या बता रहे, आई टॉक फ्रीली with God continuously and courageously. You too, T double O नहीं, T-O. I talk freely with God continuously and courageously. You too. I का मतलब होता है इंटरेस्ट फ्री लोन, दिखा रहे हैं देखो। I का मतलब क्या है, इंटरेस्ट फ्री लोन, देखो इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, बात समझ में आ गया। तो नंबर 1 हो गया आई फॉर इंटरेस्ट फ्री लोन और कंसेशनल लोन। नंबर 2
आई टॉक फ्रीली विद गॉड, तो यहाँ पे टी होगा। टी का मतलब क्या है? ट्रैवलिंग टूरिंग अकोमोडेशन। क्लियर? तो नंबर 2। नंबर 3, फ्रीली विद गॉड, तो यहाँ पे फ्री लंच और रिफ्रेशमेंट मिलेगा। क्लियर? तो नंबर 3 हो गया फ्री, एफ। आई टॉक फ्रीली विद गॉड, तो विद तो प्रेपोजिशन है, उसको हटाओ। गॉड, गॉड मतलब जी, तो नंबर 4 में हम लोग जी लेंगे। नंबर 4 में हम लोग जी लेंगे। जी का मतलब गिफ्ट मिला, गिफ्ट वाउचर और टोकन। नंबर 5, कॉन्टिन्यूसली एंड करेजियसली, मतलब यहाँ पे सी आएगा। सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है क्रेडिट कार्ड मिला, क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटी दिया जा रहा है। नंबर 6, इसमें भी सी है। यहाँ पे सी का मतलब क्लब का मेंबरशिप। क्लियर? क्लब का मेंबरशिप आपको दिया जा रहा है। कहाँ लिखा हुआ है क्लब? क्लब वर्ड ढूंढ के निकालो, क्लब। ठीक है। आई टॉक फ्रीली विद गॉड कॉन्टिन्यूसली एंड करेजियसली। यू टू, तो नेक्स्ट आएगा यू, तो यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है? यू का मतलब क्या है? यूज ऑफ एनी मूवेबल एसेट, देखो लिखा हुआ है मूवेबल एसेट, यूज, यूज ऑफ एनी मूवेबल एसेट। फिर यू टू मतलब और एक टी आएगा, और टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब होता है मूवेबल एसेट को आपके नाम पे ट्रांसफर किया जा रहा है। इसके आगे था मूवेबल एसेट को आपको यूज करने के लिए दिया जा रहा है, अभी मूवेबल एसेट आपके नाम पे ट्रांसफर किया जा रहा है, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है। तो देखिए लिखा हुआ ट्रांसफर वर्ड आपको मिला है, मूवेबल एसेट। फिर ओ, ओ का मतलब क्या होता है? आइए नेक्स्ट ओ को देख लेते हैं। ओ मतलब आदर्स। आदर, बेनिफिट और एमिनिटी, बात समझ में आ गया? तो सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 8 में जो एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट और एमिनिटी लिखा हुआ है, वो सारा फ्रिंज बेनिफिट और एमिनिटी कौन सा सारा है एंड उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, वो पता करने के लिए आपको जाना पड़ेगा रूल 3 सब रूल 7, और वहाँ पे 9 पॉइंट दिया गया है, और उसको मैंने याद करने के लिए क्या बनाया? आई टॉक फ्रीली विद गॉड कंटिन्यूअसली एंड करेजियसली, यू टू। बात समझ में आ गया पूरा?